पिछले वीडियो में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात की थी। आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप यहाँ ध्यान से अगर देखें, आपको दो वेक्टर नज़र आ रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हैं। अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना हो तो पैरेललोग्राम लॉ हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, वो लॉ होता क्या है, यही चीज़ हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। लेकिन क्योंकि हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस वेक्टर बी और ये जो वेक्टर ए है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही दोनों का रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यही देखते हैं। तो देखिए, आपको पता है O से लेकर के X तक इस लाइन की जितनी लेंथ है, मान लीजिए O से लेकर के X तक, यहाँ पर भी लाइन उतने ही लेंथ की है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जिस डायरेक्शन में एरो है, यहाँ पर भी एरो उसी डायरेक्शन के अंदर है। तो इसका मतलब है ना तो आपने मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना आपने डायरेक्शन चेंज की। इसीलिए इस वेक्टर को अगर आप पहले ए वेक्टर बोल रहे थे, तो यहाँ इस डायग्राम में भी आप इस वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर बोल सकते हैं। जबकि आप यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या था, बी वेक्टर की टेल और ए वेक्टर की टेल आपस में जुड़ी हुई थी। लेकिन इस डायग्राम में अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर मैंने बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड के साथ जोड़ा है। ऐसा कैसे हम कर सकते हैं? देखो, आप अगर ध्यान से देखें, x से लेकर के y तक की यहाँ जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन बेसिकली O से लेकर के y तक की इस डायरेक्शन के पैरेलल है, यानी कि डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। और आप ये भी मान लीजिए कि इस डायग्राम में O से लेकर के y तक की जो लेंथ है, वो इस डायग्राम में x से लेकर के y तक की लेंथ के बराबर है। तो यहाँ पर भी आपने ना मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना डायरेक्शन चेंज की। तो इसका मतलब है कि इस डायग्राम में जो ये वेक्टर b है, यहाँ पर भी आप ये देखिए, मैंने इसके ऊपर क्या लिखा है, वेक्टर b ही लिखा है। क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं कि भले ही जो आपका वेक्टर है उसकी जगह चेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। जगह चेंज होने से मेरा मतलब है कि यहाँ पर तो वेक्टर बी वेक्टर ए के टेल के साथ टेल मिलाए हुए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, वेक्टर बी की टेल वेक्टर ए के हेड के साथ जुड़ी हुई है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अभी जहाँ पर आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से आपने वेक्टर बी को उठा करके और इस पोजीशन पर रख दिया है, यानी कि x से लेकर के y के बीच में रख दिया है। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ वेक्टर बी के, इसीलिए आप इसको वेक्टर बी भी बोल सकते हैं। तो ऐसा हमने किया क्यों? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ऐसा करने के बाद हमारे पास ये जो डायग्राम बन गया है, आप ये देखिए, ट्रायंगल लॉ के अंदर आपने यही डायग्राम ड्रॉ किया था। तो यहाँ हम जानते हैं कि अगर एक वेक्टर की जो टेल है वो एक वेक्टर के हेड के साथ जुड़ी हुई हो, तो जो दोनों का रिजल्टेंट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, एक वेक्टर की टेल से लेकर के और दूसरे वेक्टर के हेड तक होता है। यानी कि आप अगर ध्यान से देखें, वेक्टर ए के हेड के साथ वेक्टर बी की टेल जुड़ी हुई है, तो वेक्टर ए के टेल से लेकर के और वेक्टर बी के हेड तक ये जो लाइन है, ये आपको क्या देगी, रिजल्टेंट देगी, मैग्नीट्यूड के तौर पर भी और डायरेक्शन के तौर पर भी। और ये हम जानते हैं कि हमें जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो ये मिलता है। और अगर मैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन वेक्टर ए के मुकाबले बीटा एंगल पर मान लूँ, जैसा कि आपको ध्यान भी होगा, तो टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ से हम बीटा कैलकुलेट करके आर वेक्टर की जो डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर वो बता सकते हैं। तो एक चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो डायग्राम है जिस पर फिलहाल कर्सर आपको नज़र आ रहा है, ये डायग्राम
और ये डायग्राम जिस पर कर्सर अब आ गया है, ये दोनों एक ही डायग्राम हैं। वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप ये जो नीचे तीसरा डायग्राम देख रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया है, वेक्टर ए के पैरेलल आप ऊपर देखिएगा, y से लेकर के z तक एक डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे गई होगी। दूसरा, वेक्टर b के पैरेलल आप देखिएगा, मैंने यहाँ x से लेकर के z तक एक लाइन ड्रॉ की है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि y से लेकर के o से लेकर के x से लेकर के z और z से लेकर के फिर y, ये एक पैरेललोग्राम जो है वो बन गई है। तो अगर हम ये जो डायग्राम जिस पर फिलहाल कर्सर है, जो हमने ट्रायंगल लॉ के अंदर यूज़ किया था, मान लीजिए ये डायग्राम हम ड्रॉ ना करें और सीधा इस डायग्राम से और मान लीजिए इस डायग्राम पर आ जाएं, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट आपके इस पैरेललोग्राम का कौन दे रहा है, ये डायगोनल दे रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें, ये डायगोनल उसी पॉइंट से शुरू हो रहा है जिस पॉइंट पर आपके दो वेक्टर यानी कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मीट कर रहे थे। तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर आप इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करें तो आपको थोड़ी सी ये समझ में आ जाएगी चीज़ कि ये दोनों डायग्राम बेसिकली एक ही चीज़ हैं, क्योंकि यहाँ O से लेकर के Y तक जो आपका B वेक्टर है वही B वेक्टर आपका X से लेकर के Z तक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन इस डायग्राम में हमने क्या किया है, जहाँ पर B था उसको वहीं पर रखा है, जहाँ पर A था उसको भी वहीं पर रखा है। लोकेशन जो है वो किसी भी वेक्टर की चेंज नहीं की गई है। जबकि आप ये देख सकते हैं कि ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, जस्ट ड्रॉ करने में थोड़ा सा इनको फ़र्क है। लेकिन जो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट इस डायग्राम से समझ में आ रहा था ट्रायंगल लॉ लगा करके, वही आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर शेप चेंज हो गई है और क्या यहाँ पर बन गया है, पैरेललोग्राम यहाँ पर बन गया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखा जाए तो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ दोनों एक जैसे ही हैं, जस्ट अप्रोच में फ़र्क है। ट्रायंगल में तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर बी को यहाँ से उठा करके ए के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो आपका ट्रायंगल लॉ जो है आपको फीलिंग देगा। लेकिन अगर आप ए और बी की लोकेशन को चेंज ना करें और उससे एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लें, तो वहाँ पर भी रिजल्टेंट की जो वैल्यू है, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए जो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का और उसके डायरेक्शन का हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में डिराइव कर चुके हैं, वही यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी आएगा। इसीलिए मैं यहाँ आपको मैथमेटिक्स जो है वो इसका डिराइव करके नहीं दिखा रहा हूँ। आप ध्यान से समझ सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, कि अगर आप Z से नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें कुछ इस तरीके से और इस पॉइंट को आप यहाँ पर यूँ मिला दें, तो ये एंगल आपका थीटा बन जाएगा। देखिए जहाँ पर कर्सर फिलहाल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं कि ये डायरेक्शन है A की और ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है बी की, और दोनों के बीच में यही थीटा एंगल है जो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप फिर से क्या बोल सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो आर वेक्टर है, और आर वेक्टर ए वेक्टर के मुकाबले बीटा एंगल पर क्या है, काम कर रहा है। तो आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और बीटा को फाइंड आउट करके इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ आप ट्रायंगल ना खींच करके, आप ये देखिए आपने एक पैरेललोग्राम जो है वो खींची है, पैरेललोग्राम जो है वो बनाई है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम की जो दो साइडें हैं वो दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और दोनों साइडें एडजेसेंट हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। आप यहाँ पर देखिए ये वाली जो साइड है पैरेललोग्राम की, वो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड के तौर पर भी और डायरेक्शन के तौर पर भी, और जो ये वाली लाइन है ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड के तौर पर भी और डायरेक्शन के तौर पर भी। और ये दोनों साइडें पैरेललोग्राम की जो हैं वो कैसी हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं,
ठीक है। तो जो आपके पैरेललोग्राम का डायगोनल है, और कौन सा डायगोनल, देखो डायगोनल दो हैं, एक डायगोनल तो आपको दिखाई दे रहा है O से Z, और दूसरा डायगोनल आपको दिखाई दे रहा होगा Y से लेकर के X तक। लेकिन रिजल्टेंट हमें कौन सा डायगोनल देगा, वो डायगोनल देगा जो ठीक उस पॉइंट से शुरू होता है जिस पॉइंट पर आपके दोनों वेक्टर्स का बेसिकली कौन है, मीटिंग पॉइंट है। तो आप ये देखिएगा कि पॉइंट O पर आपके B वेक्टर और A वेक्टर की टेल मीट कर रही थी, इसीलिए आप ये ध्यान से देख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर की टेल भी यहीं पर है। यानी कि आपके दोनों वेक्टर्स जिस पॉइंट से शुरू हुए हैं उसी पॉइंट से शुरू होने वाला जो डायगोनल है वो आपको क्या देगा, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट देगा, मैग्नीट्यूड के तौर पर भी और डायरेक्शन के तौर पर भी। तो आप यहां देख सकते हैं कि डेफिनेशन जो लिखी गई है पैरेललोग्राम लॉ की, वो क्या लिखी गई है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू adjacent sides of a parallelogram both in magnitude and in direction, then their resultant is given by the diagonal of the parallelogram starting from the meeting point of vectors, and this resultant will be represented both in magnitude एंड इन डायरेक्शन। तो उम्मीद है मुझे इस चीज़ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के तौर पर रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो जो आपके उसी पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू वेक्टर्स, वो डायगोनल आपको उन दोनों वेक्टर्स का क्या देगा, रिजल्टेंट, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है कहीं ना कहीं उसका जो स्ट्रक्चर है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के साथ मेल खाता है, इसीलिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी आप ये देखिए सेम फॉर्मूले से ही आएंगी, जस्ट अप्रोच में फ़र्क है। यहाँ पर आप ट्रायंगल अप्रोच कर रहे थे और यहाँ पर अगर आप यूँ कर दें कि यहाँ से एक लाइन पैरेलल खींच दें फिर एक लाइन यहाँ से पैरेलल खींच दें, यानी कि बेसिकली ये स्ट्रक्चर बन जाए, तो यहाँ पर आप ट्रायंगल ना बोल करके एक पैरेललोग्राम की बात करेंगे। और ट्रायंगल लॉ में क्या होता था, एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे का टेल मिला हुआ था, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में क्या है, आप ये देखिए दोनों वेक्टर्स की टेल एक कॉमन पॉइंट पर जुड़ी होती है। हालांकि आप इसको पैरेललोग्राम से ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप O से लेकर के Y तक B वेक्टर बोल रहे हैं तो X से लेकर के Z तक भी क्या होगा, B वेक्टर ही होगा। तो दोनों लॉ जो हैं उनके रिजल्ट भी बिल्कुल सेम हैं, और उनसे जो आप रिजल्टेंट और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और कह लीजिए कि जो रिजल्टेंट की आप डायरेक्शन निकालते हैं वो भी आपको देखिए फॉर्मूले कैसे नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट जो है वो लिखी गई है कि जो दो फोर्स हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको दिया नहीं गया है, बल्कि उनके मैग्नीट्यूड्स का जो रेशो है वो दिया गया है जो कि 3:5 है। और आपसे ये कहा गया है कि उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो 35 न्यूटन बनता है, और उन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है 60 डिग्री। तो आपसे कहा गया है कि दोनों फोर्सेस को आप फाइंड कीजिए। तो आप कुछ इस तरीके से इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि मान लीजिए दो फोर्सेस हैं F1, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं F2, और दोनों फोर्सेस एक दूसरे से 60 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। आप ऐसा सोचिए कि जहाँ पर फिलहाल कर्सर आपको दिखाई दे रहा है इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को दो फोर्सेस खींचने की कोशिश कर रहे हैं। एक फोर्स खींचने की कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में, और जो दूसरा फोर्स है वो खींचने की कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में। और आपको सेंस आ गई होगी, देखिए थोड़ा सा इसको समझ करके देखिए कि अगर इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस पर सिर्फ अगर F1 फोर्स काम करता, अकेला F1 मान लीजिए, तो नेचुरली जिस तरफ F1 है वो ऑब्जेक्ट उसी तरफ जाता,
ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मान लीजिए इस पॉइंट पर रखे गए ऑब्जेक्ट पर सिर्फ F2 फोर्स काम कर रहा है, मान लीजिए कि F1 नहीं है, तो जिस तरफ F2 लग रहा है उसी तरफ वो ऑब्जेक्ट खिंचा हुआ चला जाता। लेकिन दिक्कत ये है कि एक ही टाइम पर एक ही ऑब्जेक्ट पर ये दोनों फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि जो ऑब्जेक्ट है ना तो वो एग्जैक्टली F1 की डायरेक्शन में जाएगा और ना वो एग्जैक्टली F2 की डायरेक्शन में जाएगा, बल्कि आपको ये थोड़ा सा समझ आ गई होगी कि दोनों के कहीं ना कहीं बीच में से जाएगा। वो मेरा बीच से मतलब एग्जैक्ट बीच से नहीं है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि दोनों फोर्सेस आप देखिए बराबर मैग्नीट्यूड के नहीं है। दोनों का जो रेशो है वो 3:5 है, यानी कि एक फोर्स अगर 3 न्यूटन होगा तो दूसरा फोर्स कितना होगा, 5 न्यूटन होगा। हाँ, वो बात अलग थी कि अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होता तो आप ये कह सकते थे कि जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली बीचों बीच जाता, यानी कि इस फोर्स के साथ भी 30 डिग्री का एंगल बनता और नीचे वाले फोर्स के साथ भी क्या बनता, 30 डिग्री का एंगल बनता रिजल्टेंट का। लेकिन यहां पर क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के नहीं हैं, तो इसलिए आपको इतनी तो चीज़ समझ में आ गई होगी कि जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट दोनों फोर्सेस के बीच में से, लेकिन वो क्या होगा, थोड़ा सा जो आपका ये दोनों फोर्सेस हैं एग्जैक्ट बीच में से नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों के जो मैग्नीट्यूड हैं फोर्सेस के वो बराबर नहीं है। तो हमने ये मान लिया कि F1 जो फोर्स है और जो F2 फोर्स है वो दोनों कुछ इस तरीके से 60 डिग्री के एंगल पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो आप चाहें तो दोनों फोर्सेस के लिए ट्रायंगल लॉ को यूज़ कर सकते हैं, और आप अगर दोनों के लिए चाहें पैरेललोग्राम लॉ को यूज़ करना तो वो आप कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये F1 फोर्स यहाँ से उठा करके और यहाँ पर लगाना पड़ेगा, मतलब डायग्राम की बात मैं कर रहा हूँ। यानी F2 का हेड और F1 का टेल आपको मिलाना पड़ेगा, और फिर आपको F2 की टेल से लेकर के और F1 के हेड तक रिजल्टेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो सिंपल सा काम क्या है, F2 के पैरेलल यहाँ ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और F1 वेक्टर के पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो आपको मिल गया एक पैरेललोग्राम। और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है स्टार्टिंग फ्रॉम द मीटिंग पॉइंट ऑफ F1 F2, वो आपको दोनों F1 F2 का क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। तो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो ये है कि R इज इक्वल टू पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ द थीटा बिटवीन दी वेक्टर्स। तो आप जब इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमने क्या मान रखा है कि क्योंकि दोनों फोर्सेस के बीच में जो रेशियो है वो 3:5 है, इसका मतलब अगर हम पहला फोर्स 3x मान लें तो दूसरा फोर्स कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। x यहाँ पर एक अननोन चीज़ है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमें x की वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी, और हमें वो वैल्यू यहाँ पर 5 के साथ और यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के F1 और F2 की वैल्यू हमारे पास आएगी। लेकिन अगर अभी भी आप यहाँ से F1 और F2 का रेशो देखें तो x से x कैंसिल हो जाएगा और यही 3:5 बचेगा। इसीलिए हमने क्या किया, F1 को मान लिया 3x, तो नेचुरली F2 कितना हो जाएगा, 5x। तो इस फॉर्मूले में F1 की जगह आप 3x और F2 की जगह आप 5x पुट कर दीजिए, और कोस थीटा की जगह आप पुट कर दीजिए कोस 60, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं F1 और F2 के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट आपको दे ही रखा है। रिजल्टेंट जो ये दो फोर्सेस हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनके बीच में इतना रेशो है, उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो 35 न्यूटन है। तो R की जगह आप 35 पुट कर देंगे, और जब ये अंदर वाला मैथमेटिक्स आप सोल्व करेंगे, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि 2 की जगह 2 है और F1 की जगह इंटू 3x है और F2 की जगह इंटू 5x है। बेसिकली यहाँ पर ये थोड़ी सी भीड़ आपको इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि मैं गलती से 2 लिखना यहाँ पर भूल गया था, तो इसलिए यहाँ पर भी मैं भूल गया था। तो खैर, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा 5, और उस x को जब आप यहाँ रखेंगे तो F2 आ जाएगा 25, और जब x को 5 यहाँ रखेंगे तो F1 आ जाएगा 15। तो कुल मिलाकर के हमारे जो दो फोर्स हैं वो हैं 15 न्यूटन और 25 न्यूटन के।
तो हमने दोनों की जो वैल्यू है वो इस न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू रख करके F1 और F2 की और R की उसको सोल्व करके निकाल ली है। अगर आप यहाँ चाहें एक एक्स्ट्रा काम करने के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो आप ये मान लीजिए कि ये रिजल्टेंट सपोज कीजिए F2 के साथ कोई बीटा एंगल बनाता है, तो आप टेंजेंट बीटा वाला फॉर्मूला लगा करके वहाँ से बीटा की वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर वो पूछी नहीं गई है, आप चाहें तो अपनी प्रैक्टिस के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे इस फॉर्मूले पर अगर गौर करें तो ये ट्रायंगल लॉ का भी फॉर्मूला कहला सकता है और पैरेललोग्राम लॉ का भी फॉर्मूला कहला सकता है, जिसका यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है।